हेलो मित्रों। तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे। समर की मौत होते ही जंगल में अनंत और बेला के नाम का जयघोष हो गया। बेला और अनंत वापस से मानव रूप में आकर टीले पर बैठे हुए थे और उनके सभी साथी और सैनिक सामने जमीन पर बैठे हुए थे। मासा भी एक टीले पर बैठे थे। श्यामल भेड़िया साम्राज्य के बचे हुए कुछ सैनिकों को बरखा, वरुण और अनंत के सैनिकों ने खत्म कर दिया तो कुछ ने आत्मसमर्पण करके अनंत की सत्ता स्वीकार कर ली। वरुण और बरखा भी वहीं बैठे हुए थे। आज बुराई और झूठ पर अच्छाई और सच्चाई की जीत हुई। साथ ही अनंत और बेला के प्रेम की भी जीत हुई। मासा बोले। अनंत और बेला मुस्करा उठे। इस जंगल में अब फिर से श्वेत भेड़िया समुदाय का राज्य होगा और फिर से सब कुछ सामान्य होगा। मासा बोले। जी मासा, ऐसा ही होगा। अनंत बोला। इन सब के बीच में एक दुखद घटना भी घटी है और अब समय आ गया है कि हम उसके बारे में भी बताएं। अब तक आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि आपको कमजोर नहीं कर सकते थे। मासा बोले तो बेला की आंखों में आंसू भर आए। अनंत ने बेला के हाथ के ऊपर हाथ रखा। क्या हुआ है बेला, बताए हमें। अनंत बोला। बेला खामोश रही पर आंसू निकलते रहे। बेला और उनके परिवार को बचाते हुए रीमा ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मासा ने जैसे ही कहा वरुण और बरखा की आंखें भी भर आई, पर उन्होंने अपने आंसुओं को वहीं रोक लिया। हमें गर्व है अपनी मां पर जिन्होंने अपने युवराज के लिए अपने प्राण बलिदान किए। वरुण बोला। और हम सबको भी, अनंत ने भावुक होकर कहा और आगे बढ़कर वरुण और बरखा को अपने गले लगा लिया। हम जानते हैं कि रीमा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर आप दोनों हमारे लिए हमारा परिवार ही है। हमारे परिवार के नाम पर भेड़ियों में बेला के अलावा कोई भी नहीं है। आप दोनों हमारे बहन भाई की तरह हैं, इसलिए कभी भी खुद को अकेला ना समझना। अनंत ने कहा तो वरुण और बरखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जी युवराज, हम जानते हैं आप हमेशा हमें अपना मित्र और अपना भाई बहन ही मानते हैं और हम भी हमेशा आपको ऐसा ही मानेंगे। वरुण ने कहा। वरुण मानव और उनके पिता को उनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आ जाए। मासा ने मानव की तरफ देखकर कहा। मानव ने बेला की तरफ देखा और अपने घुटनों के बल मासा के सामने बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि बेला का ये भी एक सच है। यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कभी भी इन दोनों के रिश्ते के लिए आपत्ति नहीं करता, क्योंकि इनका रिश्ता तो पिछले जन्म में ही जुड़ गया था। ये जन्म जन्मांतर का संबंध है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। मानव ने कहा। जो रिश्ते सच्चे होते हैं और सच्चे दिल से जुड़ते हैं वह अनंत काल तक चलते हैं मानव। और प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम यदि सच्चा है तो उसमें कठिनाइयां कितनी भी आ जाए पर कभी कमजोर नहीं होता। आपसे भी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भी इस बारे में विचार कीजिए और सच्चे प्रेम को समझिए। मासा ने कहा। मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। वरुण आपको और आपके पिताजी को सुरक्षित आपके निवास स्थान पर छोड़ देंगे। बेला कल आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आज हमें युवराज और बेला को वापस से भेड़िया समुदाय में ले जाना है। वो लोग जो वर्षों से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनके दर्शन करने के हकदार है। आज का दिन हमें दे दीजिए। मासा बोले। अब जबकि मैं बेला का सारा सच जानता हूं तो मुझे किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मम्मी और पापा अभी बेला सच नहीं जानते, तो मैं चाहूंगा कि उनके सामने बेला उनकी बेटी ही बनकर रहे और अनंत उनका जवाई, तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि इस सच को स्वीकार करना सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं है। मानव ने कहा। आप निश्चिंत रहिए भैया, ये सच सिर्फ हम जितने लोग यहाँ हैं उन तक ही सीमित रहेगा। मेरे भी पिताजी अभिमान शेखावत ही सिर्फ मेरा सब जानते हैं, मां नहीं जानती। इसलिए हम सामान्य इंसानों की तरह आप लोगों के बीच में भी रहेंगे और जब जरूरत होगी तब भेड़िए रूप में इस जंगल में भी रहेंगे। अनंत बोला तो मानव ने गहरी सांस ली। इसके अलावा जैसा कि बेला का मन है, हमारा और बेला का रिश्ता सामान्य इंसानों की तरह ही होगा। हमारे माता पिता रिश्ता लाएंगे, संबंध होगा, सगाई होगी, विवाह होगा, उसके बाद ही हम बेला को विदा करा के अपने साथ लेकर आएंगे और वह भी शेखावत भवन लेकर जाएंगे। यहाँ जंगल में नहीं, क्योंकि हमारी मम्मी ने भी वर्षों तक प्रतीक्षा की है अपनी बहू की, तो ये सुख तो उन्हें भी मिलना चाहिए। अनंत बोला तो बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और नजरें झुक गई। ठीक है, तो हम निकलते हैं। आज मैं मम्मी और पापा को समझा दूंगा बेला के बारे में कि वह वरुण और बरखा के साथ कहीं बाहर गई है। कल आप लोग इन्हें लेकर आ जाएगा, फिर आगे के बारे में बात करेंगे। मानव बोला और जाने लगा। जाते जाते उसने एक नज़र बरखा पर डाली और उसके पास आया। बरखा रीमा की मौत की खबर सुनकर अभी भी दुखी थी और उसके आंसू निकल रहे थे। मानव ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो बरखा एकदम से उससे लिपट गई।
मानव ने उसकी पीठ को हौले से थपका। हौसला रखो, सब सही हो जाएगा, मानव बोला और उसी के साथ वहां से बाहर जाने लगा। वरुण ने रमाकांत को अपने कंधे पर उठाया और वह भी मानव के साथ जंगल के बाहर की तरफ निकल गया। वरुण ने मानव और रमाकांत को मानव के घर पर छोड़ा और फिर वापस जंगल आ गया। जंगल में सब लोग झरने से वापस श्वेत भेड़िया राज्य की सीमा की तरफ चल दिए। मानव का घर। थोड़ी ही देर में माधवी रमाकांत होश में आ गई क्योंकि रीमा और मासा का जादू खत्म हुआ। मैं तो जंगल जाने के लिए निकला था, मुझे फोन आया था कि जंगल में आग लग गई है, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया और सो कैसे रहा हूँ अब तक। रमाकांत बोले, आपने शायद कोई सपना देखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर कोई आग नहीं लगी है और आप शायद थकान ज्यादा हो रही होगी इसलिए सो गए। और मॉम भी तो सो रही थी, आप टेंशन न लो, मानव ने उन दोनों को समझाया। वो सब तो ठीक है लेकिन बेला कहाँ है? तुम ही ने तो कहा था कि 3-4 दिन तक हमें बाहर नहीं जाना है। माधवी बोली, हाँ मॉम, बस ऐसे ही मन बेचैन था तो सोचा कि हम सब घर में ही रहते हैं, पर अब सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग आराम से बाहर जा सकते हो। और बेला तो चली भी गई है वरुण और बरखा के साथ। मानव बोला, कहाँ चली गई? रमाकांत बोले, गई है एक पिकनिक पर, मुझे बताकर गई है और फिर वरुण और बरखा साथ में है तो चिंता की कोई बात नहीं। मानव बोला, और रीमा? रीमा भी तो हमारे घर रुकी हुई थी, वह कब चली गई? माधवी बोली, रीमा आंटी अभी थोड़ी देर पहले ही चली गई, उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो वहां चली गई है। मानव ने बात टाल दी, बड़ी अजीब बात है, हम दोनों इतनी गहरी नींद में सोए कि सब चले गए, चलो हम भी अपने अपने काम पर निकलते हैं। रमाकांत बोले और उठकर फ्रेश होने चले गए। मॉम दे इन कुछ घंटों में क्या से क्या हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। रीमा आंटी इस दुनिया से चली गई तो वही बेला के वेयरवुल्फ होने का राज मेरे सामने आया है। ये सच मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, पर शायद आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओ। और फिर बताने की कोई जरूरत भी तो नहीं है, वह एक सामान्य इंसान की तरह हम लोगों के साथ भी रह सकती है और जब भी उसे जरूरत होगी वह एक भेड़िया बनके अनंत के साथ उस जंगल को भी संभाल लेगी। फिर क्या करना कुछ भी बात बताने से, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, मानव ने खुद से कहा। फिर वह भी रेडी होने लगा अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए। उधर जंगल में अनंत, बेला, बरखा, वरुण, गुरु मासा के साथ अपने बाकी सैनिकों और सेवकों को लेकर भेड़िया साम्राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। अब तक श्वेत भेड़िया साम्राज्य में ये खबर फैल चुकी थी कि समर को देवराज ने खत्म कर दिया और वह अब यहाँ आ रहे हैं। तो ये खबर सुनते ही श्यामल भेड़िए या तो वहां से भाग खड़े हुए और जो बचे उन्होंने देवराज को ही अपना राजा स्वीकार कर लिया। सभी भेड़ियों ने मिलकर देव और बेला के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली। अनंत और बेला जैसे ही वहां पहुंचे सबने उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई और उन पर पुष्प वर्षा की। सबने सामने आकर अनंत और बेला को प्रणाम किया और उनके जयकारे लगाए। बेला के लिए यह एकदम अलग अनुभव था, पर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जबकि वह जानती थी कि वह एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है तो उसे यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके अपने हैं। वह आगे बढ़ बढ़कर सबके गले मिल रही थी और सबसे बातचीत करके उनके हालचाल पूछ रही थी। कुछ बुजुर्ग भेड़ियों की आंखों से आंसू बह रहे थे दोबारा से अपने युवराज को देखकर। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि दोबारा कभी वह युवराज को देखेंगे। सालों बीत गए थे पर वो इतना जानते थे कि देवराज जीवित है और कहीं पर गुप्त जगह पर रह रहे हैं, पर वह नहीं जानते थे कि देवराज वापस आएंगे और उन्हें समर की कैद से मुक्ति मिलेगी। देव को इतने सालों के बाद अपनी आंखों के सामने देख सब भावुक हो गए थे। देव ने भी आगे बढ़कर सबको अपने सीने से लगा लिया और फिर टीले पर खड़ा हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं समर और उनके साम्राज्य का आज अंत हुआ। अब इस पूरे जंगल में सिर्फ एक राजा है और वह है आपके युवराज देवराज, और अब यहाँ पर सिर्फ एक शासन होगा, श्वेत भेड़िया शासन। हम सब का ख्याल रखेंगे, सबके हित के बारे में सोचेंगे, फिर वह चाहे श्यामल भेड़िया हो या श्वेत श्वेत। हमारी जो भी दुश्मनी थी, जो भी लड़ाई थी, वो समर के जाते ही खत्म हो गई। बाकी अब यहाँ पर रहने वाली आम प्रजा से हमारा कोई बैर नहीं, फिर वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। देवराज ने कहा, युवराज अब समर के साथ ही उसके समस्त कुल का विनाश हो गया क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए आगे के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप ही सिर्फ यहाँ के एकमात्र सम्राट हो। मासा ने कहा। देव मुस्कुरा उठा, मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर देवराज का ही प्रशासन होगा। देवराज को कुछ समय के लिए बाहर भी जाना होगा और जल्दी ही यह वापस अपनी महारानी के साथ यहाँ आएंगे और फिर उनका राज्याभिषेक किया जाएगा।
तब तक यहाँ पर देवराज के सेवक आप सबका ध्यान रखेंगे और आपकी कोई भी समस्या होगी उसको देवराज तक अवश्य पहुंचाएंगे। मासा ने कहा, जी हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो इसी बात से खुश हैं कि हमारे युवराज वापस आ गए। बस युवराज और महारानी जल्द से जल्द आकर अपना राज्य संभाल लें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हीं में से एक भेड़िया बोला, जी अवश्य ये राज्य हमारा है और आप सब भी हमारे हैं, तो इस जिम्मेदारी से हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम और वह हमारी महारानी बेला आप सबका सदैव ध्यान रखेंगे और इस राज्य का भी। अनंत ने कहा तो जयघोष पुनः गूंज उठा। सबसे मिलकर और अपने कुछ प्रमुख सेवकों को कार्यभार समझाने के बाद अनंत बेला को लेकर अपने महल में दाखिल हुआ। बेला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये बेहद खूबसूरत और भव्य महल था। यही है वह महल जहां पर तुम और मैं पिछले जन्म में रहते थे। बेला ने खुश होकर कहा, जी बेला जी, यही है वह महल जहां पर आप और हमने साथ समय बिताया और खूबसूरत यादें बनाई। अनंत ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे खुद के करीब करके कहा, ये महल बहुत बहुत सुंदर है अनंत, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही रहूंगी, बस इसको थोड़ा अपने हिसाब से रिनोवेट करूंगी। कर सकती हूं ना? बेला ने कहा, आप जो चाहे सो कर सकती है बेला, आपका महल है, आपकी इच्छा है, आप अपनी पसंद से जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। अनंत बोला, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो क्या है ना, ये जंगल है और यहाँ का ये महल है, तो मैं इसमें कुछ मॉडर्न तरीके से चीजें करूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बेला बोली तो अनंत मुस्कुरा उठा, ये हमारा और आपका महल है, हमारा व्यक्तिगत घर, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। आप जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं, जो चाहे सो कर सकती हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। और फिर आप भूल क्यों जाती हैं, आप इस जंगल की महारानी है, हमारे बराबर का दर्जा है आपका, सिर्फ शक्ति सामर्थ्य ही नहीं बल्कि अधिकारों में भी आप हमारे बराबर है। आप हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं महारानी बेला, ना सिर्फ इस महल के लिए अपितु इस पूरे राज्य के लिए। अनंत बोला तो बेला ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। लूना होने का मतलब समझती हैं आप? अनंत बोला तो बेला ने नामे गर्दन हिला दी। लूना महाराज की वह जीवन संगिनी होती है जिसे महाराज के बराबर स्थान प्राप्त हो, महाराज के बाद जो हर निर्णय लेने के का अधिकार रखती हो और उसके निर्णय को कोई भी मना नहीं कर सकता। ये शक्ति और सामर्थ्य में भी महाराज के बराबर होती है। फिर आपको तो विशेष कृपा प्राप्त है चंद्रदेव और हमारी कुल देवी की, इसीलिए तो आप अलग रंग रूप के साथ अवतरित हुई है। अनंत बोला, यार तुम प्लीज ये भारी भारी बातें मेरे सामने मत किया करो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं भी वेयरवुल्फ हूँ, तुम्हारी जैसी हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम इस तरह की बातें करो। अलग रंग रूप और पावर का मुझे कोई मतलब नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अनंत, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे अनंत का प्यार चाहिए, वह भी ढेर सारा। बेला ने बाहें फैलाकर कहा तो अनंत ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमारा प्रेम तो सदैव आपका था और सदैव आपका ही रहेगा बेला, और इसके साथ साथ ही आप इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि आप एक भेड़िया हैं और हमारी लूना भी, और इस जंगल की सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर भेड़िया। अनंत बोला तो बेला ने उसकी आंखों में देखा, और यह पद अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी लाता है, और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हर कार्य बहुत ही सही ढंग से निभाएगी और हर जिम्मेदारी भी। अनंत बोला, तुम साथ में हो तो सब कुछ हो जाएगा अनंत, और वाकई में मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। इन भेड़ियों को देखकर मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, ऐसा लगा कि सब जैसे मेरे अपने हैं। इसलिए तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे मैं सब समझ जाऊंगी और सब सीख जाऊंगी, और तुम जो जो कहोगे वह सब करूंगी। बस थोड़ा सा टाइम तो मुझे चाहिए ना? बेला बोली, आपको जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए, हमारी तरफ से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं बेला, हम आप पर कभी भी किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम जानते हैं जब आप यहाँ रहेंगी तो खुद ब खुद अपने कर्तव्य, अपने अधिकार है और प्रजा का हित समझ जाएंगी और उसी हिसाब से काम करेगी। अनंत ने कहा तो बेला मुस्करा उठी, अच्छा अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे क्या? पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, कुछ खातिरदारी तो करो, कुछ अच्छा खिलाओ पिलाओ, थोड़ा मनोरंजन करो। बेला बोली तो अनंत मुस्कुरा उठा। उसने तुरंत ताली बजाई तो वहां पर परिचारिका आ गई। महारानी बेला के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए और शरबत का भी, अनंत ने कहा तो उस दासी ने गर्दन झुकाए और तुरंत चली गई। तुम्हारा तो बड़ा रौब है, बेला बोली। आपका भी है, आप भी ताली बजाकर बुला सकती हैं, आप भूल क्यों जाती हैं कि आप यहाँ की महारानी है? अनंत बोला तो बेला ने भी वापस से ताली बजाई। तुरंत ही परिचारिका फिर से हाजिर हो गई। महारानी जी आज्ञा दीजिए। परिचारिका बोली, मुझे कुछ आज्ञा नहीं देनी, मैं तो बस ट्राई कर रही थी कि तुम मेरी आवाज पर भी आती हो कि नहीं आती हो। बेला बोली,
आप महारानी हैं, आपके बुलाने पर हम अवश्य आएंगे। वो बोली, ठीक है तो फिर अभी जाओ तुम, और अनंत ने जो भी व्यवस्था करने का कहा है वो थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। बेला ने कहा तो अनंत के साथ साथ वो दासी भी मुस्करा उठी और वह तुरंत वहां से निकल गई। कुछ ही देर में वहां पर बेला के लिए कई तरीके के पकवान हाजिर हो गए। बेला ने उन सब को देखा और फिर अनंत को देखा। अनंत ने खाने का इशारा किया तो बेला का मुंह बन गया। इतना सब देखकर ही पेट भर गया, अब खाया नहीं जाएगा। बेला बोली तो अनंत ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। खाने के बाद बेला वैसे ही अनंत की गोद में सिमट गई। क्या हुआ अब? अनंत बोला, अब खाना खिला दिया है तो प्लीज अच्छे से सुला भी दो ना। बहुत थक गई हूं, पहली बार भेड़िया बनी हूं ना, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बेला बोली। खाने के बाद बेला वैसे ही अनंत की गोद में सिमट गई। क्या हुआ अब? अनंत बोला, अब खाना खिला दिया है तो प्लीज अच्छे से सुला भी दो ना। बहुत थक गई हूं, पहली बार भेड़िया बनी हूं ना, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। बेला बोली, आइए हम आपको सुला देते हैं और आपके शरीर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। अनंत बोला, नहीं मुझे यहीं पर सोना है, और सुनो तुम मना नहीं कर सकते, आज पहली बार तुम्हारे यहाँ आई हूं तो जो मैं कहूंगी वह तुमको करना होगा। बेला बोली, यह आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है बेला। अनंत ने कहा, हाँ तो हो रहा है तो उसमें क्या है, महारानी है हम और हमारे नखरे उठाना तुम्हारा काम है, समझे तुम। बेला ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा तो अनंत के चेहरे पर क्यूट मुस्कुराहट आ गई। उसने सामने पैर फैलाए और बेला को ठीक से अपनी गोद में लिटा लिया। बेला ने आंखें बंद कर ली। अनंत होले होले उसके सिर और हाथ पैरों पर अपनी हथेली से मसाज करने लगा और उसके ऐसा करते ही बेला के शरीर का दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ देर बाद अनंत ने देखा कि बेला गहरी नींद में है, चली गई है, तो उसने उसे बाहों में उठाया और आकर पलंग पर लिटा दिया। उसे छोड़कर जैसे ही जाने को मुड़ा बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनंत ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो बेला मुस्कुरा उठी। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे यहाँ सुलाकर है तुम निकाल लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, समझे तुम। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे डर भी तो लग सकता है। तुमको मेरे पास ही रहना होगा। बेला ने कहा तो अनंत खिलखिला उठा। अभी इसमें हंसने वाली क्या बात है? बेला बोली, आप ना बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है हमारा। अनंत ने कहा तो बेला का मुंह बन गया और उसने हाथों से चेहरा ढक लिया। ठीक है जाओ करो अपना काम, अब नहीं कहूंगी कुछ भी तुमसे। बेला ने कहा। उसे ऐसे देख अनंत को अच्छा नहीं लगा तो वह उसके पास आकर लेट गया और उसे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। आप हमसे नाराज हो जाएगी तो हम कहाँ जा पाएंगे? आप जानती हो कि हम कितना प्रेम करते हैं आपसे। आपका इंतजार में हमने बरसों तक किया है बेला। हमसे यूं नाराज मत हुआ कीजिए, हमें तकलीफ होती है। अनंत ने कहा तो बेला ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा और फिर उसके सीने से लग गई। नहीं अनंत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। आज बहुत बहुत खुश हूं मैं। एक मन में डर था कि तुम भेड़िया हो और मैं इंसान हूं, पता नहीं हमारा रिश्ता कैसा होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। अब जब से यह जाना है कि मैं भी भेड़िया हूं, मन से यह डर भी निकल गया। और इसलिए मैं बहुत खुश हूं क्योंकि किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर मैं तुमको नहीं खोना चाहती थी और ना ही तुमसे अलग होना चाहती थी। बेला ने कहा, आप कभी हमसे अलग नहीं हो सकती और ना ही हम कभी आपको खुद से दूर जाने देंगे। बहुत चाहते हैं हम आपको बेला, जितना आप सोच भी नहीं सकती उतना प्रेम करते हैं आपको। आपके बिना तो हम जैसे जी ही नहीं रहे थे, नहीं जी सकते आपसे अलग होकर, और आपसे अलग होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अनंत ने बेला के बालों में हौले से उंगलियां फिरा के कहा, अब तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलाने वाले हो? बेला ने कुछ देर बाद अपना चेहरा उसके सीने से बाहर निकालकर कहा। क्यों, क्या हुआ अचानक से? अनंत बोला, जब तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद करेंगे तभी ना हमारा रिश्ता होगा। बेला बोली तो अनंत ने उसके गाल पर हाथ रखकर हौले से थपका। उन्हें आप पसंद आ जाएंगी। पापा तो पहले ही आपका सच जानते हैं तो उनकी तरफ से इनकार की कोई वजह ही नहीं है। और रही बात मम्मी की तो वह आपको देखते ही आप पर मोहित हो जाएंगी। आप हैं इतनी प्यारी। अनंत बोला तो बेला के चेहरे पर सुकून आ गया और उसने वापस से अनंत के सीने पर सिर रख लिया। हमें तो डर आपके परिवार से है, पता नहीं आपके मम्मी पापा हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। पता नहीं अभी हमें और कितने इम्तिहान और देने होंगे। अनंत ने कहा, हाँ ये हो सकता है पर मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें मना लोगे, तुम हो ही इतने अच्छे। बेला बोली, हाँ और फिर मानव भैया भी तो है, वह हमारी मदद करेंगे, बस अब सब कुछ ठीक हो जाए और फिर आप और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
फिर हम आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। जब भी हम शहर में हुआ करेंगे तब भी हम साथ में रहेंगे और जब भी हम जंगल में आएंगे तब भी साथ रहेंगे। अनंत बोला, अनंत अब मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। अब जब सारा सब जानती हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। लगता है कि कितने सालों हम दोनों अलग रहे। और खासकर तुम। मैं तो कुछ भी जानती नहीं थी पर तुम तो सारा सच जानते थे। तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा मुझसे दूर रहना, बेला ने कहा और अनंत की तरफ देखा जिसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। आप कल्पना भी नहीं कर सकती उस वर्षों का जो हमने आपके बिना बिताए हैं। आपके विरह की अग्नि में पल पल जले हैं हम बेला। अनंत बोला तो बेला ने उसके गले में बाहों को लपेट उसके माथे को चूम लिया। और जब आपने हमें स्वीकार कर लिया तो हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई थी। तो मैं भी तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी। तुम्हें नहीं स्वीकार करती तो किसे करती, बेला बोली और उसने उठकर अनंत के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अनंत ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख लिए और दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चूमने लगे। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही।